सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूँ। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल अग्निवीर को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, क्योंकि कई युवा हैं जिन्होंने मेरे वीडियो पर कमेंट्स किए हैं, मुझसे पूछा है कि सर ये बताइए कि ये जो अग्निवीर स्कीम है, किस दिमाग की सोच थी? इस अग्निवीर स्कीम के पीछे क्या कोई इंडियन आर्मी का जनरल था? क्या एयरफोर्स नेवी का कोई ऑफिसर था? क्या कोई आईएएस अधिकारी जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठा है वो था? या फिर कोई नेता जिसने इजराइल, रूस, चाइना आर्मी को देखा और सोचा कि वहां पर अगर अग्निवीर हो सकता है तो भारत में क्यों ना हम अग्निपथ अग्निवीर लाएं? तो ये सवाल था सर, इसी को लेकर मैंने वीडियो बनाना था। तो आज मैंने आपको इसलिए इनवाइट किया है कि आप थोड़ा समझाएं कि ये किसके दिमाग की उपज थी सर? एक सेना का बड़ा अच्छा ढांचा चला रहा था हमने 1947, 1948, 1965, 1971, 1999 की वॉर जीती इस सेना के दम पर। लेकिन किसकी दिमाग की ये सोच थी कि सेना के ढांचे में ही थोड़ा चेंज किया जाए सर? राजेश जी, इसके बारे में जो भी पब्लिक डोमेन में है वो कुछ ज्यादा जानकारी तो है नहीं कि ये शुरू कैसे हुआ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है मैं उसके बेसिस के ऊपर बताना चाहूंगा। ये जो इनिशियल प्रपोजल था वो भारतीय सेना की तरफ से गया था एज टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब था कि कुछ गिने चुने जवानों के लिए या कुछ गिने चुने लोगों के लिए ये सेना की नौकरी खोली जाएगी, जो कि मुट्ठी भर होंगे, ज्यादा तादाद में नहीं होंगे। वो थोड़े समय के लिए सेना में नौकरी करेंगे और फिर वो जाके अपने सिविल में वो अपना जो आगे की जिंदगी, आगे का करियर है उसको करेंगे। और ये जो चीज प्रपोज हुई थी ये काफी विकसित देशों में ये चीज फॉलो की जाती है, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो। तो वहां पे ये अध्ययन करके ये टूर ऑफ ड्यूटी शुरू हुआ था। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मुट्ठी भर लोगों के लिए था। लेकिन जब फाइलें एक्सचेंज होती रही सेना के बीच में और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के बीच में, तो फाइनली जो आउटकम आया वो अग्निपथ के रूप में आया, जिसमें ये कहा गया कि जो भी सैनिक होंगे वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू भर्ती होंगे, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और 75% को 4 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा एक लमसम पैकेज के। तो बाकी 25% को सेना में लंबी सर्विस के लिए रखा जाएगा। तो ये जो शुरुआत थी ये आर्मी से ही हुई थी एज टूर ऑफ ड्यूटी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो फाइलों के मूवमेंट में ऊपर नीचे जो होता रहा, जैसे हम सारे जो भी सरकार में नौकरी कर चुके हैं हमें पता है कि कोई भी चीज जिसके खासकर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होते हैं तो काफी बारी फाइल ऊपर नीचे होती है, जो कि वाजिब भी है क्योंकि एक एक रुपया सरकार का इंपॉर्टेंट होता है और कोई लॉस टू स्टेट नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में काफी सोच विचार होता है, विचार विमर्श होता है। तो ये बेसिकली इसका जो बेसिस था वो बेसिस ये था। लेकिन मैं साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जनरल एमएम नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, वो कुछ समय में रिलीज होने वाली है। और एक बार वो रिलीज होगी फिर हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा खुलासा मिल पाएगा कि ये अग्निपथ जो स्कीम थी ये बेसिकली कैसे फॉर्मुलेट हुई थी। लेकिन इतना तय है कि ये आर्मी की सोच नहीं थी। ये कहीं ना कहीं आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच जो लोग बैठे रहते हैं वहां से सोच को पैदा किया गया है। चलिए सर, शुक्रिया, ये तो आपने समझाया। लेकिन कुछ और अग्निवीर को लेकर मेरे पास सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे अब जानना चाहूंगा। 2-3 पॉइंट्स सर अग्निवीर को लेकर। एक तो ये, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2026 में पहला बैच जो है वो बाहर आ जाएगा। क्या जो 75% अग्निवीर बाहर आने वाले हैं उनको लेने के लिए इंडिया तैयार है? अलग अलग डिपार्टमेंट। देखिए, जितना मैं फिर कहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है और इसलिए मैं इसे काफी डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जो अब तक पब्लिक डोमेन में है वो पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं लिखा है पूरे साफ तरीके से कि भाई जो 75% 4 साल की सर्विस के बाद, यानी जो पहला बैच 2026 में निकल के आएगा जिन्हें लंबी सर्विस नहीं मिलेगी,
तो ऐसा मैंने कहीं अभी तक पढ़ा नहीं है, और मैं काफी रिसर्च करता हूं जहां पे ये साफ शब्दों में लिखा हो कि जितने भी अग्निवीर 4 साल के सर्विस के बाद आएंगे, जिन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, उन्हें 100% उनकी नौकरियां फिक्स्ड है। तो ऐसा तो मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, जी लेकिन सर। हम कहीं पे पढ़ते रहते हैं कि सीआरपीएफ ने 10% अपनी वैकेंसीज रिजर्व कर दी हैं, सीआईएसएफ ने किया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि जितने अग्निवीर आएंगे उनको 100% जो भी बाहर आएंगे उनको उनकी नौकरी फिक्स है। तो लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा राजेश जी कि अभी 2 साल का समय है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। 2 साल के समय में नए ऑर्डर्स आएंगे, नए ये जो कई सरकारें हैं वो अपने कई ऑर्डर्स निकालेंगी। तो अभी तो क्योंकि अभी ये स्कीम को तो दो ही साल हुए जब से उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की है, तो मेरे को उम्मीद है कि जब तक ये पहला बैच 2026 में अपनी 4 साल की सर्विस करके आएगा, तब तक कुछ ना कुछ पब्लिक डोमेन में आ जाएगा जहां पे ये आश्वासन होगा कि उन्हें जो भी 75% बाहर आ रहे हैं उन्हें नौकरियां मिल रही हैं और काम मिल रही है। ठीक सर, एक पॉइंट और, क्योंकि हाल ही में 2 महीना पहले एक चर्चा बहुत तेजी से चली कि आर्मी ने रिव्यू रिपोर्ट तैयार कर ली है, आर्मी अग्निवीर से बहुत खुश है, तमाम कमांडिंग ऑफिसर ने अग्निवीर के अंदर काफी पॉजिटिव चीजें देखी हैं और अग्निवीर इस देश का आने वाले वक्त में फ्यूचर्स हैं। उसको लेकर क्योंकि वो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तो चली गई, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है और कब तक होगा, कब तक क्या जानकारी निकल कर सामने आ पाएगी, इसके बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे आप कि उस रिपोर्ट में क्या है जो आर्मी ने दी है, क्या आर्मी चाहती है अग्निवीर को लेकर, तमाम कमांडिंग ऑफिसर की क्या राय है सर? राजेश जी, इसी साल 23 मई को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेवाओं को, सेना, नौसेना, वायुसेना को लिखा था कि वो अग्निपथ स्कीम के बारे में अपनी रिकमेंडेशन दें, और ये रिपोर्ट उनको मिली थी। उन्होंने फिर केंद्रीय सरकार को भेजी, और जुलाई के पहले हफ्ते में केंद्रीय सरकार ने 10 मिनिस्ट्रीज की इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग या इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया जिसमें इस पे विचार विमर्श होगा। लेकिन अभी उसमें क्या रिकमेंड हुआ वो तो मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि सारा वो कॉन्फिडेंशियल होता है, और मेरी जितनी जानकारी है सिर्फ पब्लिक डोमेन से ही है, चाहे मैं किताबें पढ़ता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ या इंटरनेट से पढ़ता हूँ। तो उस रिपोर्ट में स्पेसिफिक क्या है वो तो मेरे को खुद ही नहीं पता, तो मैं कुछ गलत कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो भी मीडिया में मैंने पढ़ा उसमें यह था कि कुछ रिकमेंडेशंस की हैं कि परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जो सेवा काल है 4 साल का उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन जब तक ये एज अ डायरेक्शन केंद्र सरकार से नहीं आता है तब तक इस पे कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजें अभी फॉर्मुलेशन और डिस्कशन स्टेज में है, और जब पब्लिक डोमेन में आएंगी प्रेस रिलीज के फॉर्म में या किसी कोई सीनियर अधिकारी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, तभी हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्या क्या चेंजेस एक्सेप्ट हुई हैं और क्या क्या चेंजेस इस स्कीम में आई हैं। जी, बस एक आखिरी पॉइंट जो मेरे दर्शकों ने सवाल पूछा है मेरे से, बहुत सारे कमेंट्स उस पर आए हैं कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं, यानी कि 2019, 2020, 2021 में कोई भर्ती नहीं हुई, वो लोग आज भी एक उम्मीद कर रहे हैं सर कि उन पेंडिंग भर्तियों को कम से कम भारत सरकार पूरा करे, क्योंकि वो एज उनकी बढ़ चुकी है तो थोड़ा एज भी एक्सटेंड की जाए। क्या इसके बारे में कोई विचार हो सकता है या हो चुका है सर, या वो भूल जाए कि अब छोड़ दें, वो सपना देखना छोड़ दें इंडियन आर्मी का? राजीव जी देखिए, इसके बारे में मैं फिर वही कहूंगा कि इसके बारे में कुछ ज्यादा पब्लिक डोमेन में है नहीं। जब ये अग्निपथ जी। स्कीम आई थी तब इसके बारे में कुछ चर्चा होती थी मीडिया में, लेकिन पिछले कुछ समय से तो मैंने कोई इस पे चर्चा देखी नहीं है। तो अब क्या डिसीजन लिया गया है या क्या उस पर डिस्कशन है वो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं उसका प्रीवी नहीं हूँ, और जैसे मैंने बताया मेरी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन की है। लेकिन मैं साथ साथ ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके काफी युवा दर्शक हैं और उस सेना में सेवा करने में काफी उनमें जोश है, जज्बा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमेशा जिंदगी में एक प्लान बी होना चाहिए। अगर जी। एक पर्टिकुलर जगह पे आप नहीं कर पा रहे कोई भी कारण से, तो आपका प्लान बी प्लान सी होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी को तो जीना पड़ता है, उसे अपने तरीके से, अपनी सहूलियत से, अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना पड़ता है। मैं भी जब स्कूल में था और मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था तो मैंने भी अपने प्लान बी प्लान सी बनाए थे
कि अगर किसी कारण मैं एनडीए का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा, अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं क्लियर कर पाया तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने भी अपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बनाए थे, क्योंकि कई बार जिंदगी में क्या होता है कि जैसे आप चाहते हैं वैसी चीजें होती नहीं है। बिल्कुल लेकिन साथ साथ ये भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका मोराल कम हो जाए या आप अंदर से टूट जाए, क्योंकि देखिए जो भी इंसान में अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो तरक्की करता ही करता है, चाहे फील्ड कोई भी हो। किस्मत ने रेखाएं कहाँ लिखी हैं वो तो हम भी नहीं जान सकते। जी मैं सर। और मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा कि जब मैंने आज से 13 साल पहले रिटायरमेंट ली फौज से, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में आऊंगा, मैं इतने चैनल में आऊंगा, मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में होगा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगा। तो बस जो मौके आए, मैंने मौके पे अपना जो भी मेरे को चांसेस मिले मैंने उसमें मेहनत की, और आज मैं मेरा नाम कई रिकॉर्ड बुक्स में है, मैंने किताब भी लिखी है 2-3 महीने पहले। तो मेरे कहने का मतलब क्यों मैंने अपनी कहानी इसलिए बताया, क्योंकि इंसान अपनी कहानी बेस्ट यूज करके बता सकता है। तो जिंदगी में आगे क्या लिखा है ये कोई नहीं जान सकता। आप अपनी मेहनत करिए, आप अपना जो आपका रास्ता है उसको आप चुनिए। अगर प्लान ए नहीं चलता है, प्लान बी, प्लान सी तैयार करिए। अगर आप मेहनती हैं, आपको अपने आप पे विश्वास है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कामयाबी आपके पास आएगी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक एग्जांपल मैं भी अपने अग्निवीर भाइयों के लिए, कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सेना का जवान अगर यहाँ इस मुकाम तक पहुंच सकता है कि कर्नल सोढी सर के साथ बैठा है और इतनी गहराई से चर्चा कर रहा है और आप उसको पसंद कर रहे हैं, तो जो मैं कर सकता हूं वो हमारे अग्निवीर भाई भी कर सकते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर। सैल्यूट वैसे तो आपको सबसे पहले मैंने बीच में किया था, लेकिन मैं अब एक बार फिर से आपकी इस मुकाम को सर जो आपने अपनी मेहनत से अचीव किया है, लेकिन एक युवा के लिए क्योंकि सर जो मैं चीजें समझता हूं, मैं ये जानता हूं कि जो अग्निवीर है या जो जवान है, वो जो रियलिटी है सर किसी बड़े अधिकारी का, किसी अधिकारी का, सैन्य अधिकारी का, या किसी नेता का, या किसी बिजनेसमैन का बेटा नहीं होता है सर। वो एक आम मजदूर का, आम किसान का, या किसी ओआरजेसीयू का ही बेटा होगा जो जवान आएगा सर। इस रियलिटी को हम कभी नकार नहीं सकते हैं। तो क्या आज वो वक्त है कि युवा इंडियन आर्मी अग्निवीर के साथ सीएएसएफ की तरफ सोचे, अर्धसैनिक बलों की तरफ सोचे, या साथ में असम राइफल जैसी फोर्सेस के बारे में सोचे, जहां पर ड्यूटीज आपको आर्मी जैसी करनी है लेकिन आपका एक फ्यूचर सिक्योर है सर। राजेश जी, आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं कई चैनल्स पे जाता हूं और बहुत कम एंकर हैं जो डिफेंस जर्नलिज्म को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और उन गिने चुने एंकर्स में से आपका नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में है, थैंक यू क्योंकि सर। जो आपकी पकड़ है डिफेंस जर्नलिज्म की वो वाकई में बहुत अच्छी है। और मैं कई बार जब आपके शो पे आता हूं, जो आप प्रश्न पूछते हैं, मैं आज एडमिट करूंगा मेरे को भी कुछ सेकंड के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि आपके प्रश्न इतने गहरे होते हैं कि थैंक यू उसके लिए सर। मेरे को बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। तो मेरा भी आपको सलाम और नमन, आप भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डिफेंस जर्नलिज्म में। मैं अपने सीनियर से आप सीखता हूँ सर। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं क्योंकि बहुत फ्रैंक हो रहा हूँ आपके साथ, लेकिन इंडियन आर्मी के बारे में एक चीज मैंने सीखी है सर, कि इंडियन आर्मी और सिविल में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारे जो अधिकारी होते हैं, हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, वो हमेशा अपने जवान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये सर जब आप यूनिट के अंदर होते हैं तब भी होता है, और आज जब मैं आप लोगों के साथ टीवी शो में बैठता हूं सर, तो वो फील मुझे आज भी आती है। थैंक यू इसके लिए सर, प्लीज कैरी ऑन। राजेश जी, जो आपका प्रश्न है कि क्या युवा को बाकी करियर ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए जो बाकी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, देखिए बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि जो आपका जहां मन है वो तो प्लान ए है। जैसे मैंने जी अपना बताया, मेरा पहला मन था नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का एग्जाम, लेकिन मैंने अपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी तैयार करके रखे थे। अगर मैं एनडीए में नहीं होता हूं तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा, वहां नहीं होता तो मैं ये करूंगा। तो सिमिलरली जो भी युवा हैं जिनका पहला जो दिल है वो है भारतीय सेना की वर्दी पहनना, उन्हें अपने इस मुकाम के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अपना प्लान बी, प्लान सी भी तैयार करना चाहिए।
क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, कई बारी जिंदगी वैसे नहीं चलती जैसे हमने सोचा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी थी या आप उसके लिए फिट नहीं थे। आप में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं, लेकिन कई बार तकदीर का खेल भी होता है। लेकिन आप जहां भी होंगे, आप अगर अपने आप पे विश्वास रखेंगे, मेहनत करेंगे, कामयाबी कभी आपसे दूर नहीं रह सकती। और आप और मैं एक सामने एग्जाम्पल है आपके दर्शकों के लिए कि हम बिल्कुल लोग कहाँ थे और कहाँ पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं। शुक्रिया सर, आप आए और वाकई में आपकी बातें सुनकर कई बार बहुत जोश अंदर भर आता है। शुक्रिया, बहुत खुशी भी होती है सर। थैंक यू सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया, थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।